हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग चलेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। मेरा नाम अतिकुर रहमान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीन्स द ब्यूटीफुल कंसेप्ट गॉस लॉ। गॉस लॉ मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया इज नॉट एन स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको समझना है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ ये बताता है क्या, एरिया जो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। एरिया क्या होना चाहिए, एरिया को हम लोग कैसा ट्रीट करने वाले हैं, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग एरिया वेक्टर की बात करेंगे। सपोज एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स एरिया की हम लोग बात करेंगे। एरिया कैसे, एरिया वेक्टर है, हम लोग बात करने वाले हैं। वेक्टर एरिया कैसे है, तो इट इज जनरली एरिया होगा क्या, एरिया इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। दो साइड्स का क्या होने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगा, एरिया वेक्टर। उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर दो क्रॉस प्रोडक्ट का मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज माई एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हमको पता है क्या, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं क्या, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। क्या, एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर होता क्या है, एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन containing a vector and b vector, plane containing a vector and b vector। तो जिस प्लेन में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं क्या, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर का अगर हम लोग क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या, किस पे डिपेंड होने वाला है, ये क्या बताएगा, ये आपको बताने वाला है क्या, मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा, ये आपको बताने वाला है क्या, मैग्नीट्यूड के बारे में बताने वाला है। और ये क्या बताने वाला है हमें, डायरेक्शन। क्या बताएगा ये, डायरेक्शन। ये बताओ, अगर दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड भी आएगा और उसके साथ साथ क्या आने वाला है, डायरेक्शन भी आने वाला है। और डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन होगा क्या, दो जो प्लेन में, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, एन यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं सपोज कर रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इस प्लेन में है और इस क्या बोलते हैं, इस बोर्ड पे है, तो मैं बोलूंगा जो इसके परपेंडिकुलर आने वाला है, जो यूनिट वेक्टर आएगा, या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाला है, या आउटवर्ड टू द प्लेन होगा, या इनवर्ड टू द प्लेन, या आउटवर्ड टू द प्लेन। अगर हम लोग बात करें, सपोज कैसे समझेंगे, सपोज यहाँ पे ए वेक्टर है हमारे पास, सपोज दिस इज ए वेक्टर और सपोज दिस इज एन बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा, सपोज ये, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो जो डायरेक्शन निकालने का हमारे पास रूल है, डायरेक्शन किससे निकलता है, डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल से निकलने वाला है क्या, डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, मीन्स मैं समझाऊंगा। राइट हैंड थंब रूल क्या, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर पे ऐसे रखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो ये थंब क्या बोलने वाला है, डायरेक्शन देगा। क्या, एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन देने वाला है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन होगा। ये बताओ, अगर जो इनवर्ट होगा तो क्या होने वाला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, 100% होने वाला है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो क्या आ रहा है, मींस इनवर्ट टू द प्लेन। अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूं तो ये क्या आने वाला है, आउटवर्ड टू दी प्लेन आने वाला है। मीन्स आउटवर्ड टू दी प्लेन मीन्स टुवर्ड्स माई आईज आने वाला है। क्या, हमारे आंखों की तरफ जो एक्सिस आएगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, एन यूनिट वेक्टर। सपोज हियर इज, सपोज
here is my a vector and here is b vector, here is a vector and b vector. Suppose अगर मैं a vector क्रॉस b vector निकालना है तो क्या करूँ, a vector क्रॉस b vector और इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, दोनों की बीच में मीन्स इसके परपेंडिकुलर आने वाला है, इसके परपेंडिकुलर मीन्स ये प्लेन है, ये प्लेन की परपेंडिकुलर होगा या क्या होने वाला है मीन्स आउटवर्ड फ्रॉम दी प्लेन होगा। तो ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आने वाला है, ए बी साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड आपको बताने वाला है, एन यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन। एन यूनिट वेक्टर क्या, एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जहां पे ए वेक्टर है और जहां पे बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर के भी। ये बताओ एन यूनिट वेक्टर अगर ये परपेंडिकुलर तो ए वेक्टर से परपेंडिकुलर होने वाला है कि नहीं होगा, बी वेक्टर से कैसे निकलता है, इसका राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या बताता है यहाँ पे, एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, क्या अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें, सपोज ये स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ए और ए है हमारे पास। अगर मैं पूछूं ये बताओ अगर ये स्क्वायर है तो एरिया क्या होगा, तो हम लोग पूछे मुझे पता है क्या एरिया क्या होने वाला है, एरिया होगा क्या, सिंपल ए स्क्वायर। क्या आपने ए स्क्वायर के साथ कोई डायरेक्शन लिखा क्या, नहीं आपने कोई डायरेक्शन नहीं लिखा, सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड लिखा। मिस गॉस लॉ ने बताया कि गॉस लॉ आपको पढ़ना है तो एरिया वेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं। एरिया जैसे निकालते थे हम लोग बचपन से, जैसे हम लोग बचपन से निकाल रहे हैं 9th 10th में, जो 8th और 7th क्लास में जो भी हम लोग जैसे एरिया निकालते थे वैसे ही एरिया निकालो, सेम टू सेम। मैं बोलूंगा सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया है, अगर ये आर रेडियस है तो सर्कल का एरिया कितना होने वाला है, सिंपल पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैं पूछूं कि अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल है तो कुछ मत करो, ये होगा लेंथ और ये होगा ब्रेड्थ और एरिया क्या होगा यहाँ पे एल इन टू बी। मीन्स जैसे तुम मैग्नीट्यूड निकालते थे वैसे ही रखो, जैसे तुम मैग्नीट्यूड निकालते थे वैसे ही निकालो, बट मैं बताने वाला हूं क्या डायरेक्शन किधर आने वाला है, क्या डायरेक्शन किधर आने वाला है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर राइट नाउ। चलिए हम लोग आगे हम लोग चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हम लोग बात करेंगे क्या, सपोज एरिया वेक्टर समझना है तो हमें क्या एक्सिस लेना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बताएंगे। अगर आई कैप है तो मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस में, अगर जे कैप है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस में, अगर के कैप है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जेड डायरेक्शन में उसका। तो सपोज हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये क्या हमारे पास z एक्सिस है। सपोज एक मैं स्क्वायर लिया इधर से, सपोज एक मैं स्क्वायर लिया, सॉरी गाइस थोड़ा सा, सपोज ये स्क्वायर है हमारे पास और स्क्वायर a है, ये a है, ये a और ये। अगर मैं पूछूं ये बताओ अगर a है तो सपोज करो ये हमारे पास a b c और d ले लो इसको। अगर मैं पूछूं कि ये बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज नथिंग, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। क्या, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ए बी इंटू बी। सपोज करो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे ए बी वेक्टर क्रॉस क्या करने वाले हैं हम लोग, बी सी वेक्टर करने वाले हैं। क्या, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर करेंगे। ये बताओ अगर ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, मीन्स ये बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग जब ओपनिंग करते थे क्या आता था, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ए बी क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो ये ए बी, ये आने वाला है क्या ए बी इंटू बी सी, और इन दोनों साइड के बीच का क्या होगा एंगल इंटू, और यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर जो आने वाला है, जो यहाँ पे आने वाला है क्या डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखेंगे। ये बताओ ए बी क्या होगा ए, बी सी क्या होने वाला ए, ये होगा ए स्क्वायर। ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होने वाली है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, और इसका डायरेक्शन हम लोग पता लगाएंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन पता लगाने वाले हैं। क्या, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन। ये बताओ मुझे क्या चाहिए, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर पे हाथ रख लो, कहां तक, मुझे बी सी वेक्टर, तो ए बी क्रॉस बी सी। ये बताओ ए बी क्रॉस बी सी क्या होगा, एक्स और वाई जो प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन के क्या होने वाला है परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
ये बताओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन है क्या, ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्लस जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, के कैप से। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, के कैप, ये होगा ए स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे के कैप, ए स्क्वायर के कैप। अब कोई बोला मैं ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर ही क्यों करूं, मैं दूसरा भी कर सकता हूं, मैं क्या करूं, तो बोला कि चलो मैं समथिंग इज गोइंग टू बी चेंज हियर, मैं क्या करूंगा, बी सी बी वेक्टर मीन्स बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर कर रहा हूं। क्या सपोज यहाँ पे सी बी वेक्टर, क्यों मीन्स बी सी लिखो या सी बी लिखो बात तो बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, सी बी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर लिख रहा हूं। तो अगर मैं बी ए वेक्टर लिखूंगा तो ये बताओ इसको जब ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा सी बी इंटू बी ए, क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा, और ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन कैसे लिखोगे, डायरेक्शन में बताया था, कुछ देर वेट करो मैं डायरेक्शन बताऊंगा। ये बताओ सीबी की वैल्यू कितनी है ए, बी ए की वैल्यू कितनी है ए, तो ये होगा यहाँ पे ए स्क्वायर। ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 90, तो ये होगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री, और इसका डायरेक्शन अगर आपको पता करना है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो मेरे पास क्या है बीसीबी वेक्टर और क्या है बीसी, ये बताओ सीबी वेक्टर पे ऐसे हाथ रखो और क्रॉस बी ए वेक्टर करोगे तो ये क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मींस क्या होगा माइनस जेड एक्सिस, और माइनस जेड एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस के वेक्टर, क्या माइनस के वेक्टर, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस के वेक्टर। इसका मतलब एरिया क्या होने वाला है, मुझे पता है कि एरिया जो होगा, ये जो एरिया आ रहा है ये भी ए स्क्वायर आएगा, बट इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, या तो प्लस के कैप में होगा या तो क्या होने वाला है माइनस के कैप में। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हमारे पास 2D प्लेन है, अगर हमारे पास क्या है 2D प्लेन है, तो जो एरिया वेक्टर आने वाला है, क्या जो एरिया वेक्टर आएगा, हो सकता है वह इनवर्ट भी हो सकता है क्या आउटवर्ड भी हो, मुझे उससे कोई लेना नहीं देना। मुझे पता है क्या एक्स वाई प्लेन में अगर कोई चीज है तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर क्या आने वाला है के कैप आएगा, और क्या होने वाला है माइनस के कैप डायरेक्शन। तो इसीलिए मैं सिंपल अगर इसका एरिया लिखूंगा तो क्या करूंगा, सिंपल इसका ए स्क्वायर, ये बताओ दोनों प्लेन एक्स और वाई में है, तो इसका मतलब ये बताओ इसका डायरेक्शन क्या आने वाला है जेड डायरेक्शन में, या तो के कैप आएगा या तो क्या आने वाला है माइनस के कैप आएगा, या तो के कैप आने वाला है या तो हो सके माइनस के वेक्टर आने वाला है कि नहीं, है कि नहीं, ये होगा के कैप और माइनस के कैप। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसमें आपको बताना होगा कि एरिया वेक्टर मीन्स कौन से डायरेक्शन में एरिया आने वाला है, कौन से डायरेक्शन में एरिया आएगा। देखो मीन्स हमारे पास एक दो क्वेश्चन है, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, सपोज here is x axis, y axis and z axis, and this is my area a मैं पूछूंगा ये बताओ इसका एरिया कितना होने वाला है, क्या बताओगे एरिया क्या होगा, एरिया होने वाला है मैग्नीट्यूड सेम निकालो, ये बताओ स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर। ये बताओ एक्स जेड के परपेंडिकुलर क्या आने वाला है, वाई एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस को क्या मैं लिख सकता हूँ, या तो के कैप आ सकता है मीन्स जे कैप आ सकता है, या तो हमारे पास जे कैप आएगा और क्या आ सकता है यहाँ पे माइनस जे कैप आएगा, ये तो आ सकता है। ये क्या है 2D प्लेन है, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर इज ए टू डायमेंशनल फिगर, और यहाँ पे 2D मींस प्लेन बोल सकते हैं। सपोज हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। सपोज ये एक्स एक्सिस है और इसको ले लो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं जेड एक्सिस, और ये क्या मान रहा हूं मैं वाई एक्सिस, कुछ भी मान सकते हैं कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ क्या एक यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास r, कितना है सर्कल जिसका रेडियस r। ये बताओ ये सर्कल कैसा फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर में एरिया कैसे आएगा, एरिया आने वाला है सिंपल पाई r स्क्वायर होगा सर्कल का, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, मीन्स देखो सर्कल कौन से प्लेन में रखा है पहले आप ये पता कर लो। ये बताओ सर्कल कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है कि नहीं। ये बताओ एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होने वाला है, जेड डायरेक्शन होगा। ये बताओ यहाँ पे देखो एक्स जेड का परपेंडिकुलर कौन है, वाई डायरेक्शन। मैं पूछूंगा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, एक्स जेड प्लेन। ये बताओ वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, एक्स डायरेक्शन। मीन्स अगर आप पूछो कि ये बताओ जेड वाई के
प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन, और एक्स जेड के ये प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई डायरेक्शन। और ये बता एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होने वाला है, ये होने वाला है जेड। इसका मतलब जेड डायरेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स के कैप से। तो के कैप है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, या तो ये के कैप होगा और क्या हो सकता है यहाँ पे माइनस के कैप। ये तो हुआ टू डायमेंशनल फिगर, ये हुआ हमारे पास टू डायमेंशनल फिगर का एरिया जो हो सकता है या तो जे कैप आएगा या तो माइनस जे कैप आएगा। कैसे आप चूज करते हो एरिया, कोई ए स्क्वायर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, कोई इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, इसीलिए इसका दो डायमेंशन आने वाला है। सपोज वी हैव नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। देखो अब हम बात करें थ्री डायमेंशनल फिगर की। थ्री डायमेंशनल फिगर मींस सिलेंडर की बात करेंगे, स्फीयर की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे। ये सब क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर मींस जिसके अंदर तीनों डायमेंशन हो। अगर तीन डायमेंशन है तो एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा जो ये बताओ थ्री डायमेंशन क्या होगा, हमेशा क्लोज्ड होने वाला है कि नहीं। अगर क्यूब है तो एक क्या होगा, क्यूब के बाहर वाला जो सराउंडिंग होगा, और क्यूब के अंदर वाला। एक स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर वाला होगा, जहां पे एयर, वहां पे जहां पे एयर कंटेंट है। और मैं पूछूंगा ये बता स्फीयर के बाहर क्या होगा, एक सिंपल सराउंडिंग होने वाला है। अगर मैं पूछूं सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर क्या होगा, मीन सिलेंडर का एक इनवर्ट सरफेस होगा, एक आउटवर्ड सरफेस होने वाला है। तो थ्री डायमेंशनल फिगर में गॉस लॉ अगर आपको लगाना है तो गॉस लॉ ने ये बताया कि अगर आपको थ्री डायमेंशनल या कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर आपको एरिया वेक्टर चूज करना है तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर मींस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया इज अलाउड। क्या, सिर्फ जो बाहर का एरिया होगा वह अलाउड किया जाएगा, अंदर का एरिया आपको नहीं लेना है। जैसे अगर मैं पूछूं कि जैसे इसके अंदर क्या होगा, जे कैप भी हो सकता था माइनस जे कैप। अगर उसके अंदर सिर्फ दो डायमेंशन होगा तो जो बाहर वाला एरिया होगा सिर्फ उसको लेंगे। देखो किस तरीके से, देखो हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, हमारे पास थ्री डायमेंशनल फिगर है। सपोज ये एक क्यूब है, लेट अस सपोज हियर इज अ क्यूब, हियर इज अ क्यूब, हियर इज अ क्यूब। मैं पूछूं कि ये बताओ इस यहाँ पे जो एरिया जो वेक्टर लोगे वो किस डायरेक्शन में लोगे। सपोज ये है फर्स्ट सरफेस, ये बताइए क्यूब कैसा है, क्यूब जो होगा ये है थ्री डायमेंशनल फिगर मीन्स थ्री डायमेंशनल फिगर, और थ्री डायमेंशनल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस। ये बताओ चारों तरफ से क्लोज्ड है कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्लोज्ड सरफेस बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस बोलने वाले हैं इसको। तो ये होगा क्लोज्ड सरफेस। ये बताओ अगर मैं पूछूं कि एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर ये बताओ ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होने वाला है, ये भी ए, ये भी ए होगा, और क्या होगा, सारे के सारे क्या होने वाले हैं, ए, एरिया वेक्टर ए होने वाला है। मैं पूछूंगा ये बताओ इस सरफेस के लिए ये जो पहला वाला सरफेस जो बनाया जो रेड कलर का है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा। इसका एरिया वेक्टर दो आ सकता है, या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। तो 3D सरफेस के लिए जो बोला गया एरिया वेक्टर जो लेंगे हम लोग कहां पे लेंगे, जो एरिया वेक्टर हम लोग लेते हैं, एरिया वेक्टर ओनली नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल only normal outward area vector is allowed। तो अगर थ्री डायमेंशनल फिगर है या क्लोज्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर जो लोगे ओनली नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर अलाउड होगा। इसके अंदर अगर पूछूंगा एरिया वेक्टर क्या होगा तो नॉर्मल एरिया वेक्टर किधर होने वाला है, ये होगा क्या, नॉर्मल एरिया वेक्टर। मीन्स अंदर भी हो सकता था, सिर्फ क्या लेना है, आउटवर्ड एरिया। अगर मैं पूछूंगा ये बताओ इस सरफेस के लिए जो नीचे वाला सरफेस है इसके लिए क्या होने वाला है, नॉर्मल। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, इसके लिए यहाँ पे, और ये वाला एरिया होने वाला है। सपोज करो ये A1 है, मैं पूछूंगा एरिया वेक्टर क्या होगा, A2 इस डायरेक्शन में होगा। मैं पूछूं ये बताओ जो टॉप वाला सरफेस है क्यूब का उसका एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आने वाला है, मीन्स नॉर्मल, ओनली नॉर्मल आउटवर्ड एरिया हम लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पे। तो ओनली नॉर्मल एरिया वेक्टर अलाउड करेंगे। तो सपोज करो ये
थर्ड सरफेस हो गया, ये हमारे पास क्या होगा सेकेंड सरफेस, ये क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट सरफेस। इसका मतलब अगर मैं पूछूं ऐसे ही कि ये बता ये वाला सरफेस का क्या होगा, ये वाला सरफेस को ले लो, सपोज करो ये 4 है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका जो एरिया होगा ये होगा यहाँ पे A4 क्या होगा यहाँ पे मीन्स। ये बताओ सारे के सारे एरिया मीन्स बाहर लिया कि नहीं मैंने, ये भी बाहर है आउटवर्ड टू दी सरफेस, A4 भी क्या बाहर होने वाला है, नॉर्मल आउटवर्ड टू दी प्लेन सरफेस होगा, ये भी क्या होगा नॉर्मल आउटवर्ड टू दी प्लेन सरफेस। क्या इन्वर्ट मैंने बताया क्या नहीं, इसीलिए गॉस लॉ ने बताया कि अगर आपको गॉस लॉ लगाना है तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर इज अलाउड, सिर्फ आपको ये अलाउड किया गया है कि सिर्फ बाहर वाला नॉर्मल एरिया वेक्टर आप ले सकते हो। अगर सपोज करो अगर मैं पूछूं कि एक हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, एक सिलेंडर है इस तरीके से, ये बताओ इस सिलेंडर का 3 सरफेस होगा, एक तो ये वाला सरफेस, इस सरफेस को मैं क्या बोल रहा हूँ A1, सपोज करो ये 1 पहला वाला सरफेस है, ये क्या होगा यहाँ पे सेकेंड सरफेस होगा, और ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला है थर्ड सरफेस। ये बता A1 के लिए जो नॉर्मल एरिया वेक्टर होगा A1 के लिए मीन्स अगर फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर निकालोगे तो कौन से डायरेक्शन में होगा, इनवर्ट वाला लोगे कि बाहर वाला लोगे, मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन वाला लेना है, तो इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ पे A1। ये बता A2 के लिए क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर आ रहा है उसको नहीं लेना, सिर्फ बाहर वाले का एरिया मीन्स इस डायरेक्शन में हम लोग लेंगे A2। ये बता कर्व्ड सरफेस के लिए क्या होगा, मीन्स परपेंडिकुलर होने वाला है, ये होगा क्या A3। मीन्स देखो मैं बोला था मैं अपने स्टेटमेंट से कभी नहीं हटने वाला, ओनली नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर इज अलाउड, मीन्स अगर सिर्फ बाहर का एरिया मीन्स आउटवर्ड एरिया सरफेस का लेना है, इसका मतलब ये बता ये वाला सरफेस है कि नहीं, सिर्फ बाहर का एरिया में अलाउड करता है। ये बता ये वाला सरफेस होगा तो क्या करना है, सिर्फ बाहर का एरिया में अलाउड हो रहा है कि गॉस लॉ ने बोला सिर्फ बाहर का एरिया आपको अलाउड है, तो A3 है तो बाहर का एरिया ही हमारे पास क्या है अलाउड है। अगर ये होगा हमारे पास 3D क्लोज्ड फिगर का सरफेस, इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं निकालने वाले हैं। चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, समझ में आया आप लोग को, एरिया वेक्टर, आई थिंक एरिया वेक्टर क्या होगा यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे बिकॉज यू आर ए 12th स्टूडेंट। हम लोग बात करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या फाई से, क्या फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका फाई। इसका डेफिनेशन देखो, इसी के डेफिनेशन के हिसाब से चलना। इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to the plane surface is known as electric flux। इसका मतलब अगर हमारे पास मान लो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रही है क्या परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, क्या प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको मैं क्या बोलूंगा मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने वाले हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या एक तरीके का, सपोज करो यहाँ पे कोई सरफेस है, मैं बोल रहा हूँ क्या ये है एक, इससे क्या होगा यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक इधर है। ये बताओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है कि नहीं, देखो ना यहाँ पे ये इस तरीके से है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम्हारे पास क्या है इस तरीके से। ये बताओ यहाँ से कितना निकल रहा है 1 2 3 निकल रहा है कि नहीं, और चौथा वाला इधर से निकल रहा है, पांचवा वाला इधर से। ये बताओ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितना होने वाला है, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस निकलेगा वही होगा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 3, कितना हुई 3 मीन्स ये बताओ इस सरफेस के ऊपर से जो जा रही है उसको भी लेंगे क्या, नहीं, जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होते हुए पास करे उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, उसको हम लोग लेंगे। सपोज देखना इससे बहुत अच्छा एक कंसेप्ट निकल के आने वाला है। सपोज
सेम, सपोज यहाँ पे सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी में इंक्रीज कर दिया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा, ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होने वाली है? मीन्स ऑब्वियसली क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी। तो मैं बोल रहा था जहां 3 लाइन हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी तो क्या होने वाले हैं, सरफेस से उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, यहाँ पे पास होने वाला है। अब कितना पास हो रहा है, देखो अब कितना पास हो रहा है, अब 5 पास हो रहा है। मीन्स इस तरीके से। अब मैं पूछूंगा ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे फाई इज इक्वल टू होगा यहाँ पे क्या, फाई। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस जितना ज्यादा जा रही है, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा। समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो सरफेस है उसका मैं एरिया क्या करने वाला हूं, इंक्रीज करने वाला हूं। ये हुआ, आप लोग समझ में आया? आगे हम लोग चलते हैं। सपोज अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर सपोज करो एक इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट वैसे ही रखो, उसको इंक्रीज और डिक्रीज मत करो। क्या इंक्रीज और डिक्रीज मत करो। अब क्या करो, बस सरफेस को क्या करो, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। क्या सरफेस को थोड़ा सा क्या करो, यहाँ पे इंक्रीज कर दो। ये बताओ मैं पूछ रहा था क्या, अगर मैं बोल रहा हूं यहां से 1 2 टिक 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 3, इधर से कितना निकलने वाला है, टक टक 1, भाई साहब 2, ये कितना होने वाला है 3, ये भाई साहब कितना होना है 4, ये कितना होने वाला है 5। यहाँ से भाई साहब आ रहे हैं, ये भी होगा 5, ये होगा इधर से, ये वाली फील्ड लाइंस इधर से निकलने वाली है और ये इधर से निकलने वाली। ये बताओ अगर एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीज करोगे तो ये बताओ फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अभी ये बताओ इस फ्लक्स कितना है यहाँ पे, मीन्स 1 2 3 4, मीन्स 4 लाइन है। मीन्स अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे सेम होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सेम। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स यहाँ पे कितना हो गया 7। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर एरिया जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है कि नहीं, इंक्रीज होने वाली है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी, मीन्स जो फाई है एक सिंपल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब फाई कैसी क्वांटिटी है, फाई जो होगा वह कैसी क्वांटिटी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। क्या स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखो तुम, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो फाई को लिखने का तरीका हमारे पास है, फाई को लिखने का तरीका है हमारे पास ई वेक्टर डॉट क्या होने वाला है यहाँ पे, एरिया वेक्टर। याद आया, एरिया वेक्टर में बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए, गॉस लॉ यूज करने के लिए आपको एरिया वेक्टर पता करना जरूरी है। ये बताओ फाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो ये क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा। क्या होगा यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होने वाला है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा होगा क्या, इसका फॉर्मूला है ये, याद करना है इसको हमेशा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या एंगल, थीटा है। देखो नेक्स्ट, इस तरीके से और ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग समझ सकते हैं। देखो सपोज हमारे पास क्या है, एक तरीके को कोई यहाँ पे सरफेस है, क्या एक तरीके कोई यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है। मैं बोल रहा हूँ ये बताओ इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर आने वाला है, जो एरिया वेक्टर आएगा इस सरफेस का, जो एरिया वेक्टर आने वाला है
वो किधर आने वाला है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आने वाला है। सपोज करो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन मीन्स ये थोड़ा सा ऐसे है, तो ये एरिया वेक्टर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। क्या एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है हमारे पास। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही है। ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। सपोज करो थीटा एंगल। ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट करो, ई कॉस थीटा होगा और ये क्या आने वाला है, ई साइन थीटा। ये बताओ ई साइन थीटा कोई फ्लक्स देने वाला है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। ये बताओ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये बताओ इलेक्ट्रिक ये ई साइन थीटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रहा है, क्या परपेंडिकुलर इस सरफेस के क्या परपेंडिकुलर कोई लाइन पास हो रही है क्या, नहीं। ये तो सिंपल ऐसे जा रहा है ना, सिंपल ऐसे जा रहा है तो कहां से। ये बताओ ई साइन थीटा को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, ई साइन थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। बट एक कंपोनेंट है ई का जो ई कॉस थीटा है, जो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर भी दोनों के बीच परपेंडिकुलर है, मींस ई का ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वो क्या होने वाला है, फ्लक्स देने वाला है। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, फ्लक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। ये बताए स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर लिख सकते हैं। क्या ये हुआ हमारे पास, इस तरीके से क्या होगा हम लोग जनरेट कर सकते हैं क्या फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको भी आप समझ सकते हो, सपोज ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होने वाला है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। सपोज ये एरिया वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये होगा यहाँ पे एरिया वेक्टर है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्शन बना चुका हूं। और ये बता दोनों के बीच का एंगल कितना है, सपोज करो थीटा। ये बता यहाँ पे दो कंपोनेंट आने वाला है, एक कंपोनेंट का आएगा यहाँ पे ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या आने वाला है यहाँ पे ई साइन थीटा। क्या आने वाला है यहाँ पे, ई साइन थीटा। ये बताओ क्या ई साइन थीटा वाला कोई फ्लक्स पास हो रहा है क्या प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है क्या, नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं पास हो रहा। ये तो ई साइन थीटा ऐसे है ना, ई कॉस थीटा वाला हेल्प कर रहा है इसको बाहर जाने के लिए। इसका मतलब ई कॉस थीटा क्या आने वाला है, देगा मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, ई कॉस थीटा इंटू एरिया वेक्टर। क्या होगा, ई कॉस थीटा इंटू ये। तो इसको मतलब मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई ए कॉस थीटा, और इसको लिखने का तरीका है फाई ई इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ई वेक्टर डॉट क्या होगा यहाँ पे एरिया वेक्टर। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका। इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। आई थिंक इट शुड बी क्लियर राइट नाउ। हाँ, ये क्या हो गया, क्लियर हो चुका होगा अभी तक आप लोगों को, समझ में आया। अगर लिखना चाहो तो पॉज करके इसको लिख सकते हो आप। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यहाँ पे है एक तरीके का फील्ड, हमारे पास फील्ड है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हमारे पास, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, ए है, ये क्या है, एरिया सरफेस ए। और मैं पूछ रहा हूँ क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होने वाला है। ये बता इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, ये होगा यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बता ये वैल्यू कितनी होगी, ई ए कॉस थीटा। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों आपस में एक ही मीन्स दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल है तो एंगल कितना होने वाला है, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री है तो ये बताओ ई ए कितना होगा, यहाँ पे ई ए बचेगा, एरिया कितना होने वाला, ई ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, ई ए स्क्वायर। कितना हो रहा है यहाँ पे, ई ए स्क्वायर। अब सपोज करो मैं ये वाला जो सरफेस है ना वो ऐसे है, ये वाला जो सरफेस है वह इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है, एरिया वेक्टर भी इधर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सरफेस को ऐसे रख दे रहा हूँ, सरफेस को मैं ऐसे, ये होगा क्वेश्चन नंबर, सोचो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास। मैं पूछ रहा हूँ ये एरिया ए
ए साइड है, इसका साइड ए है। ये बताओ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है ये बताओ। मैं बताया था अगर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ है तो पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता करना होगा। ये बताओ इसका एरिया डायरेक्शन क्या होगा, मीन्स आउटवर्ड होने वाला है। अगर आउटवर्ड होगा तो इसका मतलब एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुआ एरिया वेक्टर दोनों के बीच का, और दोनों के बीच का एंगल कितना होने वाला है 90 डिग्री होगा। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितना पास हो रहा है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। परपेंडिकुलर कितना है ये बताओ, क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तब होगा ना ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम लोग चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। 3D सरफेस में याद करना ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया इज अलाउड एज एन एरिया वेक्टर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। सपोज एक्स है, वाई है हमारे पास, और ये जेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ पे पास हो रही है। मीन्स गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ इसीलिए मैं इस तरीके से यहाँ पे बना रहा हूँ। ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से वेरी कर रहा है, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, आई कैप की तरफ से है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, और इधर वाला फिफ्थ सरफेस और सिक्स सरफेस पे मुझे चाहिए क्या, फाइंड। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ईच फेस, हर एक फेस क्यूब के हर एक फेस से मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये साइड कितना ए होगा, ये साइड कितना ए, और ये साइड कितना है ए। ये बताओ फर्स्ट सरफेस अगर हम लोग लें, फर्स्ट सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बताओ, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या बोला था, एरिया वेक्टर हम लोग क्या लेने वाले हैं, ओनली नॉर्मल एरिया वेक्टर इज अलाउड। क्या, ओनली नॉर्मल एरिया वेक्टर इज अलाउड। अगर ये नॉर्मल एरिया वेक्टर लेना है तो ये बताओ इनवर्ट बाय बनाऊंगा, अगर बॉक्स के अंदर जो एरिया वेक्टर है उसको नहीं लेना, बाहर की तरफ जो एरिया वेक्टर होगा वह लेना है। तो ये हुआ क्या, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्या हुआ, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ हमारे पास। तो ये हुआ एरिया वेक्टर। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास कैसे इस डायरेक्शन में है, तो ये हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होने वाला है 180। तो मैं बोलूंगा फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, मींस होगा यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बता दोनों के बीच का एंगल कितना है, ई ए, और ये कितना होगा यहाँ पे कॉस थीटा। ये कितना होने वाला है, कॉस थीटा। ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट, आई कैप में कितनी है, ई नॉट। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ क्या, ई नॉट। ये बता एरिया कितना होगा इस सरफेस का, ये भी ए होगा, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो कितना होने वाला है, ए स्क्वायर क्यूब का, ये होगा ए स्क्वायर। कॉस कितना होगा, ये बता दोनों मींस एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एक तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो ये कितना होगा यहाँ पे cos 180 डिग्री। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर आ रही है कि नहीं। तो ये हुआ फाई 1 मीन्स फर्स्ट सरफेस के थ्रू कितना हो रहा है यहाँ पे ई नॉट ए स्क्वायर, कितना हो रहा है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट। ये बताओ यहाँ पे अगर मैं पूछूं थर्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, थर्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होने वाला है हमारे पास, तो ये बताओ एरिया वेक्टर, तो थर्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया इज अलाउड। और ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो ये बताओ फाई 2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, फाई 2 की वैल्यू होगी यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री।
जब एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये होगा ई ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है 1। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में कितना इनॉट एरिया कितना होने वाला है ए स्क्वायर क्यूब है सरफेस का एरिया फेस का ए स्क्वायर कॉस 0 तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे ई नॉट ए स्क्वायर आ रही है क्या ई नॉट ए स्क्वायर। ये बताओ फाइव की ये बताओ फाई 4 की वैल्यू मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो क्या आएगा। ये बताओ फोर्थ सरफेस में जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर किधर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है इस डायरेक्शन में, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब फाई 4 की एरिया निकालूंगा तो कितना आने वाला है ई ए कॉस थीटा क्या ई ए कॉस थीटा और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 तो होगा यहाँ पे ई ए कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब फोर्थ सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0। ये बताओ सेकेंड सरफेस से भी सेम चीज आने वाला है। ये बताओ एरिया A2 इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये बताओ फाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0। ये बताओ फाई 6 की भी 0 आने वाला और फाई 5 की भी वैल्यू 0 आने वाली है तो मैं बोलूंगा फाई 5 की वैल्यू भी 0 आने वाली है 6 की भी वैल्यू कितनी आने वाली है 0। बट फाई 1 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर फाई 2 की वैल्यू ई नॉट ए स्क्वायर। इसका मतलब मैं पूछूंगा टोटल फ्लक्स थ्रू दी होल क्यूब, इस पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है तो मैं बोलूंगा टोटल फ्लक्स थ्रू होल क्यूब थ्रू होल क्यूब। ये बताओ अगर पूरे क्यूब से अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सबको ऐड करना पड़ेगा। फाई टोटल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस कितना होगा यहाँ पे फाई 6 तक। ये बताओ यहाँ तक तो 0 है एक माइनस ई नॉट स्क्वायर है एक ई नॉट ए स्क्वायर है और सारे बाकी सब क्या होगा 0 और माइनस ई नॉट ए स्क्वायर और ई नॉट ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 0। तो इसका मतलब पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है 0। कितना आने वाला है टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है 0। तो ये हुआ इस तरह से पूछ सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना आने वाला है। समझ में आया आप लोगों को। हम लोग चलते हैं क्या मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे ज्यादा करेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग रूबरू होने वाले हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4 सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस, ये क्या है हमारे पास जेड एक्सिस। सपोज ये है इस तरीके का हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये सिलेंडर रखा हुआ है। तो बोल रहा है क्या मुझे फर्स्ट सरफेस के सिलेंडर से ये सेकेंड सरफेस हुआ और ये कर्व्ड सरफेस से मुझे चाहिए क्या और मुझे पता है तो ये सपोज करो इसका रेडियस कितना है हमारे पास आर है, ये सिलेंडर है, मुझे पता करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस 1 थ्रू 1 2 एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखो ये बताओ फर्स्ट सरफेस अगर निकालना है हम लोग क्या फर्स्ट सरफेस अगर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से ये क्या होने वाला है सरफेस आने वाला है कि नहीं, कुछ इस तरीके से क्या होगा ये सरफेस है। ये बताओ सरफेस का एरिया वेक्टर अगर निकालोगे तो क्या होगा मीन्स ये 3D सरफेस है तो क्या होगा ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया अलाउड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 मीन्स 180 डिग्री। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे ई ए साइन 180 मीन्स ई ए कॉस 180 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे माइनस ई कितना आने वाला है माइनस ई। एरिया निकाल सकते हो इसका एरिया सपोज करो इसका रेडियस कितना है हमारे पास सपोज सिलेंडर का रेडियस कितना है हमारे पास रेडियस है आर कितना है रेडियस है स्मॉल आर। तो ये बताओ इसका एरिया कितना होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होने वाला है क्या माइनस ई पाई आर स्क्वायर। ये बताओ फाई 2 सेकेंड वाले सरफेस का एरिया ये होगा यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है मीन 0 डिग्री। तो ये होगा यहाँ पे ई ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे ई ए।
ये बताओ कर्व सरफेस से कितना आने वाला है, कर्व सरफेस से कितना आने वाला है ये बताओ। अगर कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो सारे के सारे क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाला है कि नहीं, एरिया वेक्टर मीन्स सारे के सारे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा यहाँ पे दोनों के बीच का 90 डिग्री, तो ये होगा यहाँ पे ई ए कॉस 90 डिग्री। ए कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 0। तो मैं पूछूंगा पूरे सिलेंडर से कितना हो रहा है यहाँ पे 5 थ्रू होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की वजह से कितना आ रहा है यहाँ पे 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 कर्व्ड सरफेस, कितना आने वाला है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस की वजह से 5 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे मीन्स माइनस है और प्लस है, ये वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे 0। ये एरिया क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका भी एरिया, और माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 0। और तो ये रहा आज का मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आप लोग रिवाइज करना अच्छे से। अगला नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग देखते रहें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।